नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी WX न्यूज। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप दरवाजा खोलते हैं, लेकिन सामने वो सड़क नहीं है जिस पर आप रोज चलते थे। सामने पानी है, घर के आसपास पानी है, खेत पानी में है, और जिस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते थे वो रास्ता भी पानी के नीचे गायब हो चुका है। अब परिवार के सामने सिर्फ एक सवाल है, घर में रहें या सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाएं? ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, यह असम की वो हकीकत है जिसे यहाँ के लोग हर साल मानसून के साथ देखते आए हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ इस साल की बाढ़ की नहीं है, कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। असम की बाढ़ आखिर इतनी बड़ी समस्या क्यों है? असम में बाढ़ कोई नई घटना नहीं है। सरकारी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट खुद मानता है कि असम की भौगोलिक स्थिति और नदियों का विशाल नेटवर्क उसे बाढ़ और नदी कटाव के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, असम की समस्या सिर्फ बारिश नहीं है। अगर सिर्फ बारिश ही कारण होती तो सवाल इतना मुश्किल नहीं होता। असल कहानी में कई किरदार हैं। ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियाँ, भारी मानसूनी बारिश, नदी में आने वाली गाद यानी सेडिमेंट, नदी का रास्ता बदलना, और सबसे बड़ी समस्या रिवर इरोजन यानी नदी का किनारा लगातार कटते जाना। ब्रह्मपुत्र वरदान भी, चुनौती भी। असम की जिंदगी को ब्रह्मपुत्र से अलग करके देखना लगभग नामुमकिन है। यही नदी खेती को पानी देती है, यही नदी जमीन को उपजाऊ बनाती है। लेकिन मानसून में जब पानी और सेडिमेंट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो यही नदी अपने किनारों के लिए विनाशकारी बन सकती है। असम सरकार के अनुसार राज्य के लगभग 39.58% हिस्से को फ्लड प्रोन माना गया है और औसतन हर साल लगभग 9.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। अब जरा इस संख्या को महसूस कीजिए, ये सिर्फ नक्शे पर रंगा हुआ कोई एरिया नहीं है। इसके अंदर आते हैं घर, खेत, सड़कें, गांव, स्कूल और लोगों की सालों की मेहनत। लेकिन पानी से भी बड़ी समस्या है इरोजन। मान लीजिए आपके घर में बाढ़ का पानी आया, पानी कुछ दिनों बाद उतर गया, आपने घर साफ किया, फिर जिंदगी वापस शुरू कर दी। लेकिन अगर नदी हर साल आपके घर के किनारे की जमीन ही काटती चली जाए तो आप आखिर कितनी बार अपना घर बचाएंगे? यही है रिवर इरोजन। असम सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1950 के बाद से लगभग 4.27 लाख हेक्टेयर जमीन नदी कटाव से प्रभावित होकर खो चुकी है। यानी असम में कुछ परिवारों के लिए समस्या सिर्फ यह नहीं है कि इस साल पानी घर में आया, समस्या ये भी है क्या हमारा घर अगले साल भी इसी जगह रहेगा। और यह समस्या आज की भी नहीं है। अगर हम पीछे जाएं तो पता चलता है कि असम लंबे समय से बड़े फ्लड इवेंट्स का सामना करता रहा है। 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004 और उसके बाद भी। यानी दशकों से एक पैटर्न दिखाई देता है, बारिश, नदियों का बढ़ता जलस्तर, बाढ़, कटाव, विस्थापन, राहत और फिर पानी उतरने के बाद जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश। लेकिन अगले मानसून में कहानी फिर लौट आती है। यही है असम का फ्लड साइकिल। इसे एक बार समझिए, बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, इलाके डूबते हैं, लोग विस्थापित होते हैं, रेस्क्यू और रिलीफ शुरू होता है, पानी उतरता है, लोग घर लौटते हैं और फिर अगला मानसून। यही साइकिल असम को दशकों से परेशान करती आई है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर समस्या इतनी पुरानी है तो इसका स्थायी समाधान अभी तक क्यों नहीं निकला? और 2026 में क्या हुआ? अब वापस आते हैं वर्तमान में। 2026 की बाढ़ ने भी असम के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। 8 अगस्त 2026 तक की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक मौतों का आंकड़ा 98 तक पहुंच चुका है और करीब 1.55 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों की संख्या घट बढ़ रही है क्योंकि फ्लड सिचुएशन लगातार बदल रही है। यानी पानी कुछ जगहों से उतर रहा है लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि बाढ़ खत्म होने का मतलब यह नहीं कि लोगों की मुश्किल खत्म हो गई। पानी उतरने के बाद क्या होता है, ये हिस्सा अक्सर खबरों में कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। घर में पानी घुसा, सामान खराब हुआ, फसल प्रभावित हुई, कमाई रुकी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और फिर परिवार को अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए बाढ़ को सिर्फ एक वेदर इवेंट समझना गलत होगा, यह एक ह्यूमन क्राइसिस भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हमने देख लिया असम में बाढ़ क्यों गंभीर है, हमने देखा ब्रह्मपुत्र और इरोजन का रोल क्या है, हमने देखा ये समस्या दशकों पुरानी है और हमने 2026 की स्थिति भी देख ली। असम में बाढ़ कोई नई कहानी नहीं है,
दशकों से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, भारी बारिश और रिवर इरोजन मिलकर हर साल लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब ये समस्या इतनी पुरानी है तो सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाई जाती है, या फिर असम को बचाने के लिए पहले से भी तैयारी की जाती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बाढ़ आने से पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, बाढ़ आने के बाद रेस्क्यू करना जरूरी है। लेकिन असली डिजास्टर मैनेजमेंट उससे पहले शुरू होता है। असम की 2026 फ्लड प्रिपेयर्डनेस प्लान्स में वल्नरेबल इलाकों की पहचान, इवैक्यूएशन अरेंजमेंट्स, रिलीफ कैंप्स और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी तैयारियों को शामिल किया गया है। यानी कोशिश ये है कि पानी बढ़ने के बाद ही नहीं, उससे पहले भी प्रशासन तैयार रहे। लेकिन तैयारी कागज पर होना एक बात है और जमीन पर उसका असर दूसरी, और यही सवाल हर साल महत्वपूर्ण हो जाता है। आज टेक्नोलॉजी भी असम की बाढ़ को समझने में मदद कर रही है। सैटेलाइट बेस्ड फ्लड मैपिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पानी किस इलाके में फैला है और कितने क्षेत्र में फ्लड इनंडेशन हुआ है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डैमेज असेसमेंट और राहत की प्लानिंग में किया जा सकता है। मतलब जहां कभी सिर्फ आंखों से पानी देखकर अंदाजा लगाया जाता था, आज सैटेलाइट इमेजरी भी तस्वीर सामने रखने में मदद करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी पानी को रोक नहीं सकती, वो सिर्फ हमें ये बताने में मदद कर सकती है कि पानी कहाँ पहुंच चुका है। एम्बुलेंस फिर शुरू होता है रेस्क्यू, और जब पानी घरों तक पहुंच जाता है तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय। किसी परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाना हो, किसी बुजुर्ग को निकालना हो, या किसी ऐसे इलाके तक पहुंचना हो जहां सड़क का संपर्क टूट चुका हो, तब डिजास्टर रिस्पांस टीम्स की भूमिका सामने आती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य की दूसरी एजेंसीज रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में काम करती हैं। यानी फ्लड मैनेजमेंट का पहला लक्ष्य होता है जान बचाना, और इसके बाद राहत। कल्पना कीजिए, जिस घर में आपने सालों बिताए, उसी घर को छोड़कर आपको एक राहत शिविर में जाना पड़े। वहां जरूरत होती है खाने की, पीने के पानी की, दवाइयों की, सोने की जगह की, और सबसे जरूरी सुरक्षा की। असम में प्रशासन की ओर से राहत शिविरों के जरिए प्रभावित परिवारों को जरूरी सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती है, लोगों को राहत शिविर तक पहुँचाना ही काफी नहीं, उन्हें वहाँ सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रखना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री भी मैदान में। 2026 की बाढ़ के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कई फ्लड हिट इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री ने शिवसागर के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, स्कूलों और रिलीफ कैंप्स का दौरा किया था। इससे एक तस्वीर सामने आती है, सरकार के शीर्ष स्तर पर भी फ्लड सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा अपने आप में समाधान नहीं है। असल सवाल ये है कि जो फैसले ऊपर लिए जाते हैं, उनका असर जमीन पर कितना पहुंचता है। यही किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की असली परीक्षा होती है। और फिर आता है सबसे